सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त संदेश की बवाल करोगे तो बरेली की तरह पिटोगे। और इसके बाद आपको बताएंगे आई लव के नाम पर आर पार की लड़ाई अब कैसे सियासी पोस्टर वॉर तक आ गई है। और फिर आपको बताएंगे जीएसटी बचत उत्सव अभियान के जरिए बीजेपी ने कैसे एक विजय कारगर प्लान बनाया है। इसके साथ ही बात होगी एमएलसी स्नातक चुनाव के स्कोर के बीच एसपी ने वोटर्स के लिए एक विशेष जोर दिया है। अब देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और मंच से ही उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई है और बरेली जैसी सजा मिलेगी। यही नहीं, अगर उपद्रव किया तो उपद्रवियों को बिना मांगे जहन्नुम का टिकट काट देंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी ने 124 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी लागत 825 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें घुगुलपुर का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी शामिल है, जो 20 करोड़ रुपए की लागत से बना। विकास की सौगात के बीच सीएम ने बरेली हिंसा पर करारा निशाना साधा। 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर हुई झड़पों का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा बनने वाले उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी। अगर उपद्रव करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। सीएम योगी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उपद्रव किया तो उपद्रवियों को बिना मांगे हम जहन्नुम में जाने का टिकट काट देंगे। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। वहीं धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन के बहाने सीएम ने छद्म रूप धारण करने वालों पर भी हमला बोला। कहा नाम बदलकर हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। छद्म रूप में कुछ लोग छांगुर जैसे काम कर रहे हैं, देर सवेर उनका भी हाल छांगुर जैसा होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनीमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे
समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा। सीएम योगी का ये दौरा न सिर्फ विकास को रफ्तार देने वाला था, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सख्त संदेश देने वाला भी था। त्योहारों से पहले सीएम योगी ने शांति बनाए रखने की अपील की, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अजीब पोस्टर वॉर चल रहा है। पहले आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महादेव हुआ, और फिर अब आई लव योगी के जवाब में आई लव अखिलेश के पोस्टर से आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। आखिर इस पोस्टर वॉर का क्या है राजनीतिक मतलब, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में इन दिनों चारों तरफ पोस्टर को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ पोस्टर आई लव महादेव से होता हुआ अब आई लव योगी और आई लव अखिलेश तक पहुंच गया है। बात इतने भर ही नहीं रुकी, उपद्रवियों पर एक्शन के बाद आई लव यूपी पुलिस की बात भी होने लगी है। पोस्टर के जरिए अपने अपने समर्थकों में एक मनोवैज्ञानिक जोश भरने का तरीका पहले से ही राजनीति ने ढूंढ निकाला है। समाजवादी पार्टी समझती, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं, पोस्टर बैनर के माध्यम से कहते हैं, जिससे वो बात कुछ समय में ही दूर तक पहुंच जाती। जो बात शुरू हुई थी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, उसके बाद वो कोई राजनीति का विषय नहीं था। हाल फिलहाल में बरेली में हुई घटना के बाद अब पोस्टर पर चर्चा ज्यादा होने लगी है। अपने अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों की संख्या में लगाए जाने वाले ये पोस्टर आमतौर पर सोशल मीडिया में फौरन छा जाते हैं। आई लव बुलडोजर, आई लव योगी, आई लव अखिलेश, तो आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार के लिए, तो ये संदेश देने के लिए तो होर्डिंग्स और इन पर लिखे हुए जो मैसेज है वो दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी वजह से जो तमाम पिछलगू नेता हैं, कई सारे जो प्यादे हैं राजनीति में, उनके नंबर जरूर बढ़ जाते हैं। लेकिन चूहलबाजी, चकल्लस के लिए भले ही ये सब कुछ बेहतर दिखाई देता हो, लेकिन तमाम जनता से जुड़े असल मुद्दे वो पीछे छूट जाते हैं। इन पोस्टर्स का आमतौर पर बहुत ज्यादा सियासी मतलब तो नहीं दिखाई देता, लेकिन समर्थकों में जोश डालने के लिए इस तरह की कोशिशें हमेशा देखने को मिलती हैं। जो वार एक आई लव को लेकर के चल रहा है, उस बीच में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने इस पोस्टर को लगा करके इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव 2012 से 17 के बीच में जो मुख्यमंत्री थे, उनके कामों को वो तमाम लोग न सिर्फ पसंद किए बल्कि उसको प्यार भी करते हैं। रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने स्वदेशी और नेक्स्ट जेन जीएसटी अभियान के जरिए बाजारों को भगवामय कर दिया है। आजादी के बाद देश में स्वदेशी को बढ़ावा देने वाला ऐसा अभियान शायद ही कभी देखा गया। इस अभियान में नया कीर्तिमान बनाते हुए बीजेपी पूरे देश में नंबर 1 बनकर उभरी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। कुछ मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। 12% था, अब ये 5% आ गया है। 22 अगस्त से शुरू हुआ बीजेपी का नेक्स्ट जेन जीएसटी अभियान यूपी के 60,000 बाजारों में धूम मचा रहा है। इस अभियान में 12,345 जनप्रतिनिधि और 15,23,000 बीजेपी कार्यकर्ता 10,20,000 व्यापारियों तक पहुंचे। व्यापारियों को जीएसटी में मिली छूट और स्वदेशी अपनाने के फायदों के बारे में जागरूक किया गया। यही नहीं, 66,000 से ज्यादा बाजारों में बाकायदा पहुंचे हुए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस स्वदेशी अभियान को लेकर आगे बढ़ रही है नेक्स्ट जेन जीएसटी अभियान के तहत। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, सभी विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हुए हैं। इस अभियान में बीजेपी के दिग्गज नेता भी पीछे नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डेप्यूटी सीएम और तमाम मंत्री कस्बों, तहसीलों और जिलों में, महानगरों में, बाजारों में उतरे हैं। और 7,434 बाजारों में बीजेपी विधायक और 5,678 कार्यक्रमों में 35 से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल हुए। सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है
कि जो है जो घटी दरें, जैसे किसी पे मान लीजिए 18% टैक्स था, अब वो 5% हो गया है, तो आप एक तो इसका स्टिकर वहां पर दुकान पर लगाएं कि पहले दाम ये था, अब दाम ये हो गया है। और सरकार ने ये भी कहा है कि जैसे 18% मान लीजिए उदाहरण के लिए पर आप सामान लाए हैं और आपके पास पुराना सामान है, आज उसकी दर अगर 5% हो गई है तो आप 5% पर ही पुराना सामान दीजिए, जो आपका घाटा हो रहा है वो क्रेडिट नोट बना करके सरकार आपको वापस करने का काम करेगी। ये अभियान सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राहकों को भी स्वदेशी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बीजेपी का ये प्रयास न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जनता के बीच पैठ को और मजबूत कर रहा है। यह अभियान अगर देखा जाए तो देश में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इस अभियान में नंबर 1 है। यूपी ने बढ़त हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में नंबर 1 पोजीशन पाई है और अभी तक यूपी भाजपा आगे चल रही है इस अभियान में। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। पहले पीडीए चौपाल, फिर पीडीए पाठशाला और अब स्नातक एमएलसी चुनाव। सांसदों, पूर्व विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों को अब कौन सी नई ड्यूटी पर पार्टी ने लगाया है? समाजवादी पार्टी मतदाताओं को जोड़ने के लिए कैसे प्लान तैयार कर रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ हर तरह की एक्सरसाइज कर लेना चाहती है, बल्कि अपने वोटर को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। स्नातक एमएलसी चुनाव साल 2026 के मई माह में होने वाले हैं, लेकिन सपा ने इसे अभी से विशेष अभियान बना लिया है। स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए छात्र सभा के युवा कार्यकर्ताओं के साथ पूरे संगठन पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी खास तौर से कमर कसे हुए हैं और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि विधान परिषद की इन सीटों के लिए इनमें मजबूती के साथ उतरकर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाएं और इसीलिए समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए चौपाल, पीडीए जनपंचायत के साथ साथ अब विधान परिषद की सीटों के चुनाव में भागीदारी करने के लिए अपने पार्टी सांसदों, विधायकों और जो उसके पार्टी पदाधिकारी हैं उनको युद्ध स्तर पर जुटने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वह ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाकर स्नातक एमएलसी चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर सके। मौजूदा समय में स्नातक कर चुके लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। नवंबर माह में फॉर्म सबमिट कराया जाएगा। सपा की जिला कार्यकारिणी की बैठक में सबसे ज्यादा जोर स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए मतदाता बनाने पर दिया गया। पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और विधानसभा चुनाव भी हम अपने पीडीए नारे पे ही लड़ेंगे और पीडीए प्रत्याशी हमने जो एमएलसी चुनाव है उसके लिए घोषित किए हैं, जिनकी विचारधारा समाजवादी है, जिनकी विचारधारा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, वंचितों की लड़ाई लड़ने की, उन सबको समाजवादी पार्टी ने अवसर दिया है। विधानसभा चुनाव 2027 में अभी 400 से ज्यादा दिन बचे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हर चुनाव के माध्यम से खुद को न सिर्फ ताजा करना चाहती है, बल्कि कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए हर हाल में तैयार करना चाहती है। स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि उनके विधायक, सांसद, पूर्व सांसद न सिर्फ मैदान में जाएंगे बल्कि वोटर लिस्ट को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव ने कई सारी सीटों को लेकर के, अपने प्रत्याशियों को लेकर के भी अपना मन बना लिया है और देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों के माध्यम से इस स्नातक एमएलसी चुनाव में किस तरह का रोल अदा करती है। रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। धर्म का चौला और अधर्म की दुनिया। जिस बाबा चैतन्यानंद पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं, आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। दिल्ली पुलिस ने यूपी के आगरा से चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आया अधर्मी बाबा।
आगरा से हुई बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी। ताजगंज के होटल में छिपा था चैतन्यानंद सरस्वती। ये ढोंगी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। उसे आगरा के होटल से रात 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से बाबा लगातार दिल्ली पुलिस से भाग रहा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद आगरा के एक होटल में दबिश दी गई और बाबा को होटल के कमरा नंबर 101 से गिरफ्तार कर लिया गया। होटल का रजिस्टर बताता है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने शाम 4:02 पर स्वामी पार्थ सारथी के नाम से इस होटल में एंट्री ली थी। लेकिन अगले कुछ घंटों में ही दिल्ली पुलिस ने बाबा की लुका-छिपी के खेल को खत्म कर दिया। इसी होटल के कमरा नंबर 101 के अंदर हम आपको ले चलते हैं। ये वही कमरा है, देखिए 101 नंबर, और यहीं पर ही बाबा पार्थ सारथी ने चेक इन किया था और यहाँ पर आकर बाबा यहाँ रुका था। कमरे की हालत देख सकते हैं आप, यहीं पर ही थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और फिर इसी कमरे से दिल्ली पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस बाबा की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो होटल स्टाफ है उसका आरोप है कि बाबा अपने एक मिलने वाले के साथ होटल में आया था और उसके बाद उसने आईडी जमा कराई थी, जिसके बाद उसको इसी होटल का कमरा नंबर 101 दिया गया था। चैतन्यानंद सरस्वती की असली दुनिया पाखंड और धोखाधड़ी से भरी हुई है। मामला वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से जुड़ा है, जहां बाबा ने 2010 से अब तक एक समानांतर ट्रस्ट बनाकर करोड़ों की हेराफेरी की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपए फर्जी ट्रस्ट में ट्रांसफर की और जुलाई 2025 से करीब 60 लाख तक कैश निकाले। यही नहीं, संस्थान की जमीन पर कब्जा करने की भी कोशिश की गई। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को 3 FIR दर्ज की थी, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और दूसरी गंभीर धाराएं शामिल हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ जमीन हड़पने तक सीमित नहीं है। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं से यौन शोषण का भी आरोप है। EWS कैटेगरी की छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कॉलरशिप के बहाने आश्रम बुलाकर उनसे छेड़छाड़ की जाती थी और धमकाया जाता था। इन्हीं गंभीर आरोपों ने बाबा की नकली दुनिया को हमेशा के लिए उजागर कर दिया। गिरफ्तारी के बाद बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ का लंबा दौर चलेगा। दिल्ली पुलिस अब ये जानने की कोशिश करेगी कि बाबा ने किन रसूखदारों की मदद से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। जांच एजेंसियों को शक है कि बाबा के तार कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली चेहरों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस पहले ही उसके 18 बैंक अकाउंट सील कर चुकी है। 28 FD फ्रीज हो चुकी हैं, जिससे बैंकों में जमा 8 करोड़ रुपए फ्रीज हो चुके हैं। अब बारी है उसके फर्जी ट्रस्ट और जमीन कब्जाने के खेल की गहन जांच की। साथ ही पीड़ित छात्राओं के बयान अदालत में पेश किए जाएंगे, ताकि यौन शोषण के मामले में भी बाबा को सजा दिलाई जा सके। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान बाबा के और गहरे राज खुल सकते हैं और उसके साथ साथ कई बड़े नाम भी बेनकाब हो सकते हैं। नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सलियों का एक पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में युद्ध विराम की मांग की गई है। नक्सलियों को गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों से कोई युद्ध विराम नहीं होगा, सरेंडर करें, युद्ध विराम की जरूरत नहीं। सरेंडर करें, युद्ध विराम की जरूरत नहीं है, ये बात यहां पर निकलकर सामने आई है। नक्सलियों का एक पत्र यहां पर वायरल हो रहा है। नक्सलियों को अमित शाह की 2 टूक यहां पर।
सरेंडर करें, युद्ध विराम की जरूरत नहीं। अभी एक भ्रांति फैलाने के लिए पत्र लीक कर दिया गया कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है, हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी। हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट करा है। ये सारी वामपंथी पार्टियां अब तक ये वामपंथी हिंसा से कन्नी काटती थी सार्वजनिक रूप से, मगर जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ, उनकी सारी छद्म सिंपैथी एक्सपोज हो गई। उन्होंने पत्र लिखा, प्रेस नोट दिया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तुरंत बंद कर दिया जाए। वामपंथी राजनीतिक रजिस्टर्ड दलों ने प्रेस नोट दिया, सीपीआई और सीपीआईएम ने दिया है। क्यों भाई, क्यों बचाना है उनको? 2022 का चुनाव हाईटेक ऑफिस से लड़ने का सपना देखने वाली बीजेपी अब 2027 का चुनाव भी किराए के मकान से लड़ने जा रही है। बलवीर रोड स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर को तोड़ा जाएगा और फिर नए निर्माण के चलते फिलहाल किराए के ऑफिस से ही पार्टी का संचालन होगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून के बलबीर रोड पर बना बीजेपी का प्रदेश ऑफिस, जहां से 2022 का चुनाव लड़ा गया, अब टूटने जा रहा है। पार्टी इस दफ्तर का विस्तार करके 5 बीघा जमीन पर 4 मंजिला हाईटेक दफ्तर बनाने की तैयारी कर रही है। अक्टूबर में इसका ध्वस्तीकरण भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने 24 कमरों का एक होटल किराए पर लिया है, जहां से पार्टी का कामकाज संचालित होगा और संभवतः 2027 का चुनाव भी वहीं से लड़ा जाएगा। एक ऐसी बिल्डिंग जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ग्रीन बिल्डिंग हो, पहाड़ी उसका लुक हो, इस किस्म की जिसमें सब कंफर्टेबल वर्किंग कर सकें, इसके हिसाब से बिल्डिंग बना रहे हैं हम लोग। दरअसल इससे पहले अक्टूबर साल 2020 में बीजेपी ने रिंग रोड पर 16 बीघा जमीन पर हाईटेक ऑफिस का शिलान्यास भी किया था। तब पार्टी का प्लान था कि 2022 का चुनाव नए ऑफिस से संचालित किया जाएगा, लेकिन विवादों और कानूनी पेच में फंसने के चलते पार्टी का प्लान ठंडे बस्ते में चला गया था। तब तक के लिए हमने अपने कार्यालय को दूसरा शिफ्ट करने का निश्चय किया है। बहुत जल्दी वो स्थान पर हमारा कार्यालय चलेगा और बहुत जल्दी हमारा जो प्रदेश का चुनाव कार्यालय वो सबके सम्मुख होगा। इसके बाद 2027 हम किराए वाले में से ही लड़ेंगे? नहीं, देखिए, तो प्रयास रहेगा 2027 तक हमारा नया कार्यालय स्वरूप में आ जाए, लेकिन जहाँ भी हम कार्यालय रहेगा हम चुनाव उसी स्थान से लड़ेंगे। दीपावली पर पार्टी नए ऑफिस के निर्माण कार्य का शिलान्यास कर सकती है, जिसे बनने में कम से कम 1.5 साल का समय लग सकता है। साफ है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी किराए के ऑफिस से ही लड़ने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।